दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ, ऐसा क्यों हुआ। मीता अपने माता पिता दोनों को कन्विंस करने में लगी है। पिता नरेंद्र नाथ और कल्याणी माँ दोनों मना कर रहे हैं, देखो गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। और मीता कह रही है, पापा मुझे प्लीज शंकरगढ़ जाने दो। नरेंद्र नाथ जी मना कर रहे हैं। कल्याणी कह रही है, देखो वहां पर बेटा अनहोनी घटना घटी। मीता कह रही है, जब मैं छोटी थी तो अपने गांव शंकरगढ़ में कितना अच्छा लगता था मुझे। अब बड़ी हो गई हूँ, मैं फिर से उसे देखना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों की घर कैसे थे, कैसे रहते थे। नरेंद्र नाथ जी कहते हैं, बेटा अब वो जमींदारों का जमाना चला गया और वहां पर काफी अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जिसकी वजह से मैंने वहां रहना छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से रहो। और इसीलिए मैंने वहां सब कुछ छाड़ कर, चाहता तो बहुत बड़ा घर है, सब कुछ वहीं रह सकता था, लेकिन मैंने चुना कि तुम्हें मैं सुरक्षित रख सकूं। मीता बहुत जिद करती है और रोने लगती है। कल्याणी कहती है, तुम हर बात अपनी जिद करके मनवा लेती हो, लेकिन तुम जाना क्यों चाहती हो। माँ प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारा घर कैसा था, बड़े बड़े बंगले कैसे होते हैं, कमरे कैसे होते हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे हमारे खेत हैं। नरेंद्र नाथ जी कहते हैं, लेकिन तुम अकेली नहीं जा सकती। मीता, अरे पापा मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ रीमा, करण, रवि ये जा रहे हैं और आपका ड्राइवर रहेगा ना। नरेंद्र नाथ, अच्छा ठीक है तुम चली जाओ। कल्याणी देवी कहती हैं, देखो तुम हर बात अपनी बेटी की मत मान लिया करो, ये तो अपनी हर बात मनवा लेती है और आप भी इसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाकर इसे भेजने को राजी हो गए। आपको पता है ना वहां पर कितनी अनहोनी घटनाएं होती हैं और इसी वजह से हमने वहां रहना छोड़ दिया। मीता, मम्मी बताओ ना क्या होता है वहां पे। अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र नाथ जी कहते हैं, अच्छा तुम्हें एक ही शर्त पर जाने की परमिशन मिलेगी कि तुम सुबह जाओगी और अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाओगी। वहां पर हमारी जो हवेली है वहां तुम्हें रुकना बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम्हारे मतलब रुकने के लिए थोड़ा सा उसे साफ सुथरा करवा देंगे। वहां पर मैंने एक वॉचमैन है, उनको बोला हुआ है जो उसकी देखभाल करते हैं, और मैं सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। तुम कब जाना चाहती हो। मीता, मैं अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ, हम लोग कल ही चले जाएंगे। मीता अपने सारे दोस्तों को बुला लेती है और सारे बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह कल्याणी देवी इनके साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान और ड्राइवर के साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के साथ मीता को शंकरगढ़ गांव के लिए रवाना कर देती है। हालांकि वो काफी डर रही। शंकरगढ़ पहुंचने के बाद मीता अपनी पुरखों की हवेली अपने दोस्तों को दिखाते हुए कहती है, देखो कैसा है। और वॉचमैन काका, आप बताओ ना यहाँ पर और क्या क्या है, देख सकते हैं। अरे बिटिया रानी, तुम अभी मैं बता दूंगा कि तुम क्या क्या यहाँ देख सकती हो। यहाँ तुम्हारे पुरखों का मंदिर है, पंचायत घर है, अभी गांव में काफी कुछ बदलाव हुआ है, बिजली वगैरह की भी व्यवस्था हो गई है, थोड़ी रोड्स वगैरह भी बन गई हैं। तो तुम जहां जहां तुम्हारी गाड़ी जा सकती है वहां वहां जा सकती हो। बिटिया नहर के पास बिल्कुल मत जाना, वो अच्छी नहीं है, वहां मत जाना, वहां बहुत अनहोनी घटनाएं होती हैं, इसी वजह से तुम्हारे पिताजी यहाँ से चले गए। हाँ हाँ काका, हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मीता वादा कर देती है। सारे दोस्त हवेली को देख करके कहते हैं, वाह तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी लोग तो किसी राजे महाराजे जैसे लगते हैं। मीता कहती है, हाँ हमारे दादाजी परदादा लोग जमींदार थे और बहुत उनका शासन चलता था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन मतलब खत्म हुआ, देश आजाद हो गया, फिर ये सब कुछ खत्म हो गया और उसके बाद ये सब जो तुम सुन रहे हो, चलो चलो घूमने निकलते हैं। उसके बाद वो लोग पुरखों की हवेली देखने जाते हैं और कल्याणी देवी ने जो उसकी माँ ने बताया था, कुछ जान पहचान वाले लोग जो उनको बहुत मानते हैं उन सब से मिलते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और मीता को देखकर कहते हैं, कितनी बड़ी हो गई बिटिया तुम, और अच्छा किया आ गई, उन दोनों को भी लेके आती। तो मीता कहती है, अरे मैं मम्मी और पापा को आने को बोल रही थी पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाना है, बल्कि मुझे ही नहीं आने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे आने दिया। वो कहती, हाँ बिटिया अब हम लोग क्या करें, इतना पैसा नहीं है कि शहर में जाकर रह सके, काम चला रहे हैं, रह रहे हैं। कल्याणी को बोलना हमने बहुत याद किया। और उसके बाद मीता, जिसे पेंटिंग बहुत पसंद है, नदी के किनारे पहुंचकर वहां पर वो
बैठ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, भाई तुम लोग अब आराम से चादर बिछाओ, रिलैक्स करो, खाओ पियो, मैं जरा यहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पेंटिंग करती हूँ। एक मेमोरी तो मेरे गांव की मेरे साथ रहनी चाहिए। और वो पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक तो सभी बड़े शांत बैठे रहते हैं। रवि, जो थोड़ा चंचल प्रकृति का है, वो मानता नहीं। वो कहता है, मेरा तो मन कर रहा है मैं नदी के पास जाऊं, इसमें पैर में मैं अपने पानी में पैर डाल करके बैठूं। रीमा मना करती है, देखो मीता ने मना किया है, जब ऐसी कुछ बातें हो रही हैं फिर उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं पास जाके देख तो सकता हूँ। रीमा कहती है, नहीं, मना किया है ना। करण भी मना करता है, लेकिन कहाँ सुनने वाला। वो धीरे से जा करके नदी के किनारे बैठता है और अपने पांव पानी में डाल देता है। मीता वहां से ही चिल्लाती है जहां वो पेंटिंग कर रही होती है, देखो करण, रवि वापस आ जाओ। रवि कहता, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पैर डाल के बैठा हूं, मना किया ना मैंने। दोनों उसे आने के लिए कहती है। तभी रवि चिल्लाने लगता, अरे कोई मेरे पैर घसीट रहा है पानी के भीतर, बचाओ बचाओ। अरे मैं कैसे रोकूं, तुम लोग मेरी मदद करो। रीमा और मीता समझती ये कोई प्रैंक कर रहा है। दोनों कहते हैं, देखो प्रैंक मत करो, हम नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए। करण कहता है, अरे कहीं वो सच में तो नहीं ऐसा कह। मीता कहती है, अरे उसको ड्रामा करने की बड़ी आदत है। लेकिन देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बैठने के बाद वो पानी में समाने लग रहा है। ये तीनों के तीनों भागते हैं और उसे खींचने की कोशिश करते हैं। तब तक वो पूरा पानी नदी के भीतर समा जाता है। उसका सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था, वो भी दिखना बंद हो जाता है। मीता बहुत पैनिक हो जाती है। अपने पिता को कॉल करती है, वॉचमैन काका को कॉल करती है और बहुत सारे लोगों को भी वहां पर जिनके नंबर थे उन सबको बताती है। वो सब लोग आते हैं, कहते हैं, बिटिया हमने पहले ही मना किया था कि तुम यहाँ नदी के पास मत जाना, और तुम्हारे पिताजी ने भी मना किया था, नरेंद्र नाथ भी बोलते हैं कि मैंने मना किया था। अब हम रवि के माता पिता को क्या जवाब देंगे, तुम लोग तुरंत वहां से निकलो। वो बहुत चिंतित हो जाती है, क्या करे। सबके सब उसी वक्त जैसे हालत में थे सब कुछ समेटते हैं। मीता अपनी पेंटिंग उठाती है, देखती है उसकी पेंटिंग में बड़ा सुंदर सा सब कुछ रंग आया है। वो अपनी पेंटिंग ले करके कार ड्राइवर के साथ घर वापस आती है। कल्याणी देवी रो रही है, उनका बहुत बुरा हाल है। वो मीता को गले लगा कर कहती हैं कि देखा मैंने मना किया था तुमने, और ये तुम पेंटिंग ये क्यों उठा के लाई हो। तो कहती है, अरे मैंने वहां पर बड़ी सुंदर सी पेंटिंग की थी, ये भी थोड़ी गीली है, मैं उठा लाई। एक मेमोरी तो मेरे साथ होनी चाहिए ना, अब कहाँ बार बार गांव में जाना हो पाएगा। उसकी माँ कहती है, तुम तो बिल्कुल नहीं सुनती हो। और वो पेंटिंग उठाती है और उठा करके बाहर फेंक देती है और कहती है, मैं ऐसी मनहूस पेंटिंग को अपने घर में नहीं रखना चाहती। वो पेंटिंग टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आज की रात मीता के घर में सारे दोस्त उसके वहीं रुकते हैं। कल रवि के परिवार वालों को क्या जवाब देना है, ये सब विचार करते हुए सब दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। अगली सुबह मीता की मां कल्याणी देवी देखती हैं कि ड्राइंग रूम में वो पेंटिंग वैसी की वैसी ही लगी हुई है, बिल्कुल साबित, बिना कुछ टूटे हुए। और पेंटिंग से एक हाथ निकला हुआ है और हाथ पूरा रक्त से, खून से सना हुआ है और पेंटिंग से रक्त टपक रहा है। मीता को वो जोर से चिल्लाकर बुलाती है, मीता, तुमने ये पेंटिंग उठा करके अंदर कैसे लगाई। मीता भागकर अपने दोस्तों के साथ आकर कहती, नहीं मां, मैंने कोई पेंटिंग नहीं लगाई, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, मैं बाहर गई भी नहीं, हम लोग तो भीतर ही बैठे हैं। लेकिन ये पेंटिंग जुड़ भी गई। कल्याणी देवी उस पेंटिंग को देखती है, मीता, उसके सारे दोस्त पेंटिंग को देखते। नरेंद्र नाथ भी बहुत भौचक्के हैं। वो कहते हैं, अब तो कुछ होने वाला है। कल्याणी देवी फिर से पेंटिंग उठाती हैं, कहती हैं, इस पेंटिंग में कुछ है, और वो उस पेंटिंग को उठाती हैं, फिर से बहुत दूर जाकर के फेंक आती हैं। सबके सब भौचक्के से खड़े हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से